स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गन्स, जर्म्स एंड स्टील ये एक फेमस बुक है बाय राइटर जैरेड डायमंड। सबटाइटल है द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इस बुक के थ्रू वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं पावर एंड टेक्नोलॉजी में। उनका कहना है कि इतिहास उठाकर देखिए, जिन क्षेत्रों ने तकनीक पर अच्छा काम किया और उससे काफी बेहतर थे, उनके पास इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर भी आई। यूरोपियन नेशन 17-18 सेंचुरी में इतने पावरफुल कैसे थे? उसका एक कारण था तकनीक। इंडिया में कॉलोनीज किसने बनाई? यूरोपियन नेशंस ने बनाई। आपको नहीं लगता कि उसका भी एक कारण था तकनीक? क्योंकि इंडस्ट्रीज और उसकी एप्लीकेशंस उन्होंने डेवलप करी, उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत थी, मार्केट की जरूरत थी। किसको जरूरत पड़ेगी? जिसने काम किया हो टेक्नोलॉजी पर, राइट? ऐसे में आज वो पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ, इंडिया और चाइना की तरफ। तो ऐसे में इंडिया को जरूरत है नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर नामक ऑफिस की। यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में मेंस का क्वेश्चन शो करूंगा, लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे आपकी समझ उस पर बन चुकी होगी। देखिए, पिछले कुछ समय में हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया है। डिजिटल इंडिया कैंपेन आपने सुना होगा, राइट? आजकल आप सभी UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? वो तो केवल एक उसका एलिमेंट है। इसके अलावा भी हमने काफी कुछ किया है, जैसे कि ग्लोबल टेक कंपनीज का फ्यूल इंडिया से जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज हैं, चाहे उसमें स्किल्ड लेबर हो या उनके कोड्स हो, यानी कि सॉफ्टवेयर कोड्स, या कई इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट्स हो, डिजाइन्स हो, वो इंडिया की कंपनीज को सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर दिए जाते हैं। यानी कि हम फ्यूल का तो काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जब फ्यूल हमारा है, अगर गाड़ी भी हमारी हो जाए, तो हम लीड कर सकते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी मूवमेंट को? यानी कि हम ऐसी तकनीक को इजाद कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी का नया पैराडाइम लेकर आए। अभी क्या चल रहा है कि टेक्नोलॉजी इजाद होती है वेस्ट में और फिर हम उसको अडॉप्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं। क्यों ना हम ही इजाद करें? क्योंकि जो इजाद करता है नई पैराडाइम को टेक्नोलॉजी के, उसको मैक्सिमम लेवरेज मिलता है। जैसे कि कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को मिला। अगर वो रेवेन्यूज कमाएंगी तो जिस देश की वो पेरेंट कंपनी है, वहां पर टैक्स भी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यानी कि हमें इस तरफ देखना होगा। देखिए, जो अभी हमने डिजिटल रिवॉल्यूशन किया है, उससे मासेस की लाइफ में मैसिव रिवॉल्यूशन आया है। ऐसा क्यों? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव हुआ, यानी कि वित्तीय समावेश हुआ। आज JAM, जनधन आधार मोबाइल, इस तिगड़ी की वजह से, इस ट्रिनिटी की वजह से कितने सारे लोग जो आज से 10 साल पहले बैंक अकाउंट नहीं रखते थे, आज बैंक अकाउंट रखते हैं। आधार कनेक्शन है, बैंक से कनेक्शन है, तो आज जब अकाउंट में पैसा है तो यानी कि वो एक नंबर का पैसा है। यानी कि सरकार को भी पता है। तो आपको नहीं लगता IT बेस बढ़ेगा? यानी कि इनकम टैक्स बेस बढ़ेगा? बढ़ा है। और ये लोग भी अब आसानी से क्रेडिट ले सकते हैं इंस्टीट्यूशन से, यानी कि बैंक जैसी संस्थाओं से। साथ में ग्रोथ हुआ है डिजिटल एसेट्स में। केवल यही नहीं हुआ, इसके अलावा कितनी सारी स्टार्टअप्स बन गई हैं, कितने सारे नई नई तरह की सर्विसेज आ गई हैं डिजिटल क्षेत्र में, है कि नहीं? ना, हमें अपग्रेड करना होगा अपना टेक इंफ्रा, साथ में डेटा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज टेक डेवलपमेंट्स, इस पर हमें काम करना होगा। और उसी के लिए हमें चाहिए NTC, नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर। देखिए, मैंने आपको बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का सीधा कनेक्शन है हमारे इन्फ्लुएंस से। तो एक तो डेवलपमेंट वाला एरिया है और दूसरा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वाला एरिया है। उसको डिटेल में जानना है, जरा देखिए इंडेक्सेस को। तो यानी कि इंडिया काफी इंप्रूव कर रहा है इन दीज एरिया। स्पेसिफिकली देखिए, 3rd मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जब हम बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस की, टॉप 5 नेशंस में आते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो अगर इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हमारे इंडेक्सेस में, पैरामीटर्स में, तो फिर हम लीड क्यों नहीं कर रहे ग्लोबल टेक मूवमेंट को? यही तो आज का सवाल है। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच मॉर्निंग स्लॉट स्टार्ट हो गया 11 से। ओरिएंटेशन क्लास आज थी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 900+ आवर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो आप लोग अलग से ज्वाइन करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स से पहले क्रैश कोर्स फाउंडेशन के बाद स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कंप्लीट पैकेज है। studyIQ.com पर जाएंगे, 25,000 समथिंग आपको फीस शो होगी। त्यागी लाइव अभी कोड यूज करेंगे, कुछ सीट बची हुई हैं, 18,999 में आप अवेल कर सकते हैं। सो ज्वाइन इन, मिलते हैं वहां पर। शशांक त्यागी फॉर यू आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। टेलीग्राम में रेगुलर अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अराउंड इंडिया की डिजिटल सक्सेस स्टोरी का बेस्ट एग्जाम्पल है UPI। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस हमने UPI के थ्रू करी हैं। यानी हम सबका प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अब UPI बन गया है।
इंडियन टूरिस्ट को लुभाने के लिए कई देशों ने यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, फ्रांस अंडर प्रोसेस है। जब से यूपीआई आया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस डबल हो गई हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन 5% बढ़त देखी गई है। मतलब क्या हुआ, जो पहले लोग इस साधनों का प्रयोग नहीं करते थे डिजिटल ट्रांजैक्शंस का, वो करने लग गए हैं। प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप में से कई लोगों के पास एचडीएफसी, एसबीआई, अलग अलग बैंक्स का कार्ड होगा, लेकिन आप देखेंगे उस पर वीजा, मास्टर कार्ड लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है? एक्चुअली वो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं। यानी कि अगर एचडीएफसी से एसबीआई अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि एचडीएफसी और एसबीआई अपनी किसी तकनीक से वो पैसा ट्रांसफर करा रहे हैं। ऐसे में वो सहारा ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं किसका? इन पेमेंट गेटवेज का। तो जाहिर सी बात है वो कुछ चार्जेस लेंगे कि नहीं। जो वो चार्जेस ले रहे हैं वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर हमारा अपना ही यूपीआई बन गया है तो आपको नहीं लगता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी ना। तो ऐसे में जो पैसा हमने सेव किया वो इकोनॉमी में ही सर्कुलेट होगा, तो ये भी फायदा हुआ। एनटीसी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स करनी है, चाहे डोमेस्टिक लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। क्योंकि देखिए अगर घरेलू स्तर पर देखें तो जितने हमारे हब्स हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, काफ़ी कुछ नया नया हो रहा है वहाँ पर। तो ऐसे में उनको जो ज़रूरत है सरकार से सपोर्ट की वो उनको मिल सके, प्लस उनकी तकनीक का कैसे सरकार प्रयोग कर सकती है। तो ऐसे में पार्टनरशिप के लिए डेडिकेटेड ऑफिस हो तो बेहतर होगा। प्लस इंटरनेशनल फोरम्स पर जो हम प्रॉमिस करके आते हैं, जैसे क्वाड हुआ, सार्क हुआ, तो ऐसे में कई बार ये दिक्कत सामने आती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम पीछे रह जाते हैं। तो एक्चुअली वो तो एक तरीके से वेस्ट करना हुआ ना उस अपॉर्चुनिटी को। तो इस वजह से भी एनटीसी की ज़रूरत है। जैसे कि अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा बार बार ये बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करना है, डेटा शेयरिंग पर हमें कॉमन लॉ लाना है, ऐसा हो जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। साथ में अगर हमारी और आपकी तकनीक इंटर ऑपरेट हो सकती है तो वो भी बेहतर होगा। तो इसके लिए भी हमें एक डेडिकेटेड ऑफिस की जरूरत है। अगर अभी तक हम काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अभी क्या गैप्स हैं जिसके लिए हमें एनटीसी की जरूरत है? सबसे पहले तो देखिए स्ट्रक्चरल इशूज, जैसे कि हमारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, आपको लगता है अपनी 100% कैपेसिटी केवल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है ना, उनको कितने सारे काम करने होते हैं, कितनी तरह की पॉलिसीज होती हैं। तो इस वजह से वो ट्रैक नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे एक डेडिकेटेड ऑफिस कर सकता है। ट्रैक करना है, कोऑर्डिनेट करना है, फोकस करना है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स पे। यानी कि तकनीक के क्षेत्र में कुछ चीज़ें घर में हो रही होंगी, यानी कि देश में हो रही होंगी, कुछ बाहर हो रही होंगी, तो कैसे इंडिया के लिए लेवरेज हम उसको कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें एक डेडिकेटेड ऑफिस की जरूरत है। लैक ऑफ कनेक्शन एंड रिलेटेबिलिटी, अब जब मैं टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब केवल आईटी क्षेत्र थोड़ा ना है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, कितने सारे क्षेत्र हैं। तो इतने सारे क्षेत्रों में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मिनिस्ट्री में जो ऑफिशियल्स बैठे हैं ज़रूरी है कि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएं समय से? ऐसा नहीं है ना। तो इस वजह से अगर डेडिकेटेड टीम होगी एक्सपर्ट्स की अक्रॉस दीज पैराडाइम्स, तो आपको नहीं लगता हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लेवरेज कर पाएंगे? देखिए डिफरेंट लोकेशंस पर क्रिएशंस हो रही हैं राइट टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अब उनको जरूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट डीरेगुलेट करे। गवर्नमेंट कहती है नहीं हमें रेगुलेट करना है, क्योंकि रेगुलेशन का मतलब केवल कंट्रोल नहीं होता। रेगुलेशन का मतलब ये भी होता है कि उस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके नुकसान को भी कम किया जा सके, राइट, उस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को भी कम किया जा सके। तो ऐसे में रेगुलेशन से जुड़ी जो डिबेट है उसके लिए भी हमें एक डेडिकेटेड ऑफिस चाहिए, तभी हम इसकी एप्लीकेशंस को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ये कहा जा रहा है कि एनटीसी को ऐसा करिए आप जो है एनएससी के अंडर रख लीजिए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर कर दीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है वो एनएससी उसको देखती है, तो वहां पर बेहतर तरीके से प्रयोग हो जाएगा। साथ में अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट में एनटीसी होगा तो जो डोमेस्टिक पॉलिसी में इश्यूज आते हैं, यानी कि देश में कुछ कानून बनाने, नीति बनाने में अगर दिक्कतें आती हैं तो सिक्योरिटी के मुद्दे के लिए वो काम आसानी से हो जाते हैं। तो ये आपको लेवरेज मिल जाएगा। प्लस इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका प्रयोग बेहतर तरीके से हो पाएगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, देखिए हम फोकस करें में आत्मनिर्भर होना है, एग्जाम्पल के तौर पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने ब्रॉड पॉलिसी तो बना ली लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, टाइम के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एग्जीक्यूशन भी तो एक बात है ना, पॉलिसी बनाना एक बात है और ग्राउंड पर इसको इंप्लीमेंट करना अलग बात है। तो एनटीसी को हम जिम्मेदारी दे सकते हैं कि ये ब्रॉड विजन है, इसको इंप्लीमेंटेशन आप कैसे कराएंगे, उसके पॉइंट्स दीजिए और उसको फिर इंप्लीमेंट कीजिए। साथ में टाइम पर हम मॉनिटर कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को। डिफाइनिंग इंडियाज ग्लोबल पाथ, देखिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू डिफाइन इट्स ओन वे ऑफ एक्चुअली इंटरप्रेटिंग दीज इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी कि एक भारत का खुद का नजरिया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बारे में। तो हम जिस रेस को दुनिया एक्चुअली कह रही है कि यही एक डिप्लोमेसी होती है, यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जरूरी नहीं है कि इंडिया उसको एडहर करे। तो
तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूपीआई से अगर हम मान लीजिए हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव किया है, तो यानी कि ये डेवलपमेंट में भी सार्थक साबित हुआ कि नहीं हुआ। तो भारत अपने डिप्लोमेटिक मूव्स में दूसरे देशों को इसमें मदद कर सकता है कि देखिए हमने ये अचीव किया है, आप भी अचीव कर सकते हैं और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि डिफरेंट जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है। G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के एजेंडा को पुश करने के लिए? लेकिन जब कोऑपरेशन की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय वहां पर काम करता है, डिफरेंट देशों के साथ संबंध को साधता है, राइट। लेकिन घरेलू स्तर पर कानून को बनाना और फिर उसको इंप्लीमेंट कराना, यहाँ पर एक गैप नजर आता है। तो यहाँ पर लिंक साबित हो सकता है ऑफिस ऑफ एनटीसी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर। तो ये भी आप एक सोल्यूशन के तौर पर वहां पर लिखेंगे। Now, take a look over this question. Which country launched the second satellite Noor 2 into space in March 2022? ऑप्शन में जवाब दीजिएगा। Discuss the need of National Technology Coordinator in realizing the mission of India becoming tech leader at global level. I think अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए keep learning, keep growing. Good afternoon, sir. My name is Priya Gupta and I'm in the evening batch of Study IQ classes. I really like the online class as polity is going on in the class right now and sir has provided PPT which is very beneficial to make notes, and if I ever have a doubt then my mentor Om Trivedi sir solve it through call or message, and I am very blessed to have educator and mentor like them. And one thing which I want to add is that there should be ranking in the test. So thank you, sir. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।